नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आरडी आपका चैनल पर स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं जस्ट स्टोरी प्रिपेयर करके बैठी थी, मैं वारदात तैयार करके बैठी। मुझे पता था कि मैंने आज कौन सी वारदात जो है वो आप लोगों तक पहुँचानी है, लेकिन तभी मेरे सामने एक और वारदात आती है रिसेंटली की। लेकिन अफसोस मेरे पास वो समय नहीं था कि मैं उसको प्रिपेयर कर पाती, लेकिन हाँ, मेरी दिली इच्छा थी कि मैं आज उसको सुनाऊं। लेकिन कल उसकी बारी है। एक ऐसी वारदात कल आएगी जिसके बारे में आप सुनकर भी आपका दिल दहल जाएगा कि आखिर हमारे देश में हो क्या रहा है। छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम कैसे जान से मार देते हैं किसी को। तो पूरी स्टोरी मैं नहीं बता पाऊँगी, पूरी वारदात मैं नहीं बता पाऊँगी। कल तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन हाँ, ये वादा है कि कल आपको वही वारदात सुनाई जाएगी और वही वारदात के बारे में आपसे बात होगी। तो रात के 9 बज चुके हैं, वारदात का समय शुरू हो चुका है। और वारदात शुरू करूँ उससे पहले वही कहना चाहूँगी कि अगर आप परिवार में नए हैं तो परिवार के इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और परिवार के मेंबर्स की जो बढ़ोतरी होती है उसको ज़्यादा से ज़्यादा करें। और इसके अलावा बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। और इसके अलावा अगर आप वारदात के बारे में कोई भी अपनी राय देना चाहते हैं तो राय दे सकते हैं। अगर कोई अच्छी चीज़ है तो वो भी कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और हाँ, अगर कोई सजेशन है तो वो भी मुझे बता सकते हैं। अब चलते हैं अपनी वारदात की तरफ। आज की जो ये वारदात है ये है मुंबई शहर की। मुंबई शहर कहते हैं सपनों का शहर है। यहाँ पर सपने पलते हैं और कितनों के सपने साकार होते हैं, कितनों को स्टार बनते हुए देखा है। आज की वारदात इसी शहर से है और वारदात है 3 मई 2019 की। 3 मई 2019 को सुबह सुबह का समय था, 6:30 बजे थे कि एक पुलिस कांस्टेबल हैं मिस्टर दिलीप धूमल को सुबह सुबह 6:30 बजे एक अज्ञात नंबर से कॉल आता है और वो कॉलर बताता है गोवंडी इलाके में जाकिर हुसैन कॉलेज के पास एक इंसान खून से लथपथ पड़ा हुआ है। ये बात सुनी थी कि दिलीप जी जो हैं इनको अपनी ड्यूटी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी याद आई और ये फटाफट उस जगह पर पहुंचते हैं। और जब उस जगह पर पहुंचते हैं तो वहां पर देखते हैं कि एक इंसान है जो खून से लथपथ हुआ पड़ा है। वो ज़्यादा समय ना लेते हुए जैसे ही पॉसिबल होता है तो वहीं के पास के अस्पताल में राजावाड़ी अस्पताल है वहाँ पर लेकर जाते हैं। और जैसे ही वहाँ लेकर जाते हैं, जब डॉक्टर चेकअप करते हैं तो डॉक्टर जो है वो बताते हैं कि जब इसको लेकर आया गया था, मतलब ब्रॉड डेड, जब इनको लेकर आया गया था तब इनकी मौत हो चुकी थी। अब इसके बाद जो दिलीप जी हैं वो बाकी अपने सीनियर्स को इन्फॉर्म करते हैं और सीनियर्स भी मौका वारदात पर पहुंचते हैं। कत्ल का केस दर्ज कर लिया जाता है और इसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। जब इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है तो उस इंसान की पास जो जो चीज़ें थीं उनसे पता करने की कोशिश की जाती है, लेकिन अफसोस जब सर्च किया जाता है तो उसके पास कुछ भी नहीं निकलता। लेकिन हाँ, 2 चीज़ें ज़रूर सामने आती हैं। एक, उसके हाथ में एक होली क्रॉस था, मतलब जीसस क्राइस्ट का जो होली क्रॉस होता है वो था। और दूसरा, उसके ही वहीं पर जहाँ पर होली क्रॉस था वहीं पर ही साथ में लिखा हुआ था BK। और इसके अलावा उसकी जो बायां हाथ होता है, बाएं हाथ की फर्स्ट फिंगर पे स्याही का निशान, मतलब जैसे हम जब वोट डालने जाते हैं तो जब वोटर जो निशान लगाते हैं वोट का निशान लगा हुआ था कि इसने अभी मतलब वोट डाला है। 2 चीज़ें पुलिस वालों के सामने थी उस लाश की। अब पुलिस दोबारा से उस मौका वारदात पर जाने की ठानती है। तो जब मौका वारदात पर पहुंचती है तो वहाँ पे देखते हैं कि एक चौकीदार है जो पास की सोसाइटी में ही गार्डनिंग का काम करता है। तो उसको बुलाया जाता है। जब उससे पूछा जाता है कि तुमने कुछ देखा तो वो बताता है कि हाँ जी साहब, मैंने देखा है कि 2 लोग जो हैं इसके साथ लड़ाई झगड़ा कर रहे थे और इसके बाद फिर थोड़ी देर बाद में मैंने ये देखा कि दोनों उसको पत्थर से बुरी तरीके से मारने लग रहे थे। लेकिन मैं सिर्फ इस डर से कि अगर मैं जाऊँगा तो ये मुझे ही ना मार दें, इसलिए मैं उनके पास नहीं गया और डर के मैं साइड हो गया। जिस हिसाब से चौकीदार ने पुलिस को सारी चीज़ें बताई, उससे पुलिस को नशेड़ियों पर शक हुआ
कि जो नशा करते हैं और नशे की लत करके जब उनको पैसे नहीं मिलते, और नशे जो ड्रग्स है, ड्रग्स का जो नशा होता है वो इतना गंदा होता है कि अगर एक बार उसकी लत लग जाती है तो वो लत जो है वो इतना गंदा साइड इफ़ेक्ट डालती है अपना, कि जब तक आपको वो एग्जैक्ट ड्रग्स नहीं मिल जाएगा तब तक आप उसके लिए छटपटाते रहेंगे। तो पुलिस को जो है वो डाउट जो जाता है वो नशेड़ियों पर जाता है। अब पुलिस की जो 2 टीमें हैं वो दोनों अलग अलग फील्ड में काम करती हैं। यहाँ दूसरी तरफ बॉडी को जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था। अब जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि उसको किसी भारी वजनदार चीज़ से मारा गया है, तो ये भी समझ आ जाता है कि ये कत्ल है। दूसरा, मर्डर का इसलिए डाउट जाता है क्योंकि जो लाश मिलती है फुटपाथ के साइड में। तो अगर फुटपाथ पे लाश मिलती है तो इसका मतलब फुटपाथ पे कोई अगर गाड़ी आती है और गाड़ी उसको मार के जाती है तो वहाँ पर गाड़ी के निशान भी होने चाहिए, लेकिन चूंकि ऐसा कोई निशान नहीं था तो इस वजह से डायरेक्ट ये चीज़ सामने आ रही थी कि ये कत्ल है। अब जो 2 टीमें जो काम कर रही थी, एक तो नशेड़ियों की तलाश कर रही थी और दूसरा जो मरा था, जो लाश थी, उसकी आइडेंटिटी नहीं हो पा रही थी। पुलिस 2 चीज़ों पर काम कर रही थी। पुलिस ने ये भी देखा कि आसपास के थाने में कहीं गुमशुदगी की कोई रिपोर्ट तो नहीं है, कहीं उस बंदे की कोई मिसिंग रिपोर्ट तो नहीं दर्ज हुई है, वो भी नहीं थी। अब 2 चीज़ों पर पुलिस काम कर रही है, 2 चीज़ों के बिना पर। एक तो वो होली क्रॉस है, BK लिखा हुआ है, और दूसरा उसकी जो लेफ्ट हाथ है उसके फर्स्ट फिंगर पे वोट का जो है निशान है। तो इससे आइडेंटिटी भी पता करवाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। पुलिस वालों को इतना तो समझ में आ गया कि चूंकि महाराष्ट्र में जो है वो लोकल इलेक्शन हुए थे 29 अप्रैल 2019 को, तो पुलिस को ये समझ में आ गया कि जो अभी रिसेंटली इलेक्शन हुए हैं इस इंसान ने उसमें वोट अपना डाला है। अब पुलिस के साथ वही था, एक तरफ आइडेंटिटी भी वो करनी है और दूसरी तरफ नशेड़ियों को भी तलाश करनी है जिसने उस इंसान को मारा है। अब पुलिस क्या करती, पुलिस को एक चीज़ समझ में आती कि अगर वो इंसान पैदल था और वो सुबह सुबह का वक्त था तो इसका मतलब है कि वो जो इंसान है वो लोकल एरियाज़ का होगा, दूर का होगा नहीं। अगर दूर का होता तो या तो वो ऑटो से होता और या फिर अपनी व्हीकल से होता, लेकिन अगर मॉर्निंग का टाइम है और मॉर्निंग में वो पैदल है तो इसका मतलब या तो वो वॉक पर निकला है या किसी लोकल आसपास के काम से निकला है। तो पुलिस क्या करती है, अब उसी सराउंडिंग एरिया का जो सोसाइटीज़ होती हैं, जो इलेक्शन जो एरिया डिवाइड होता है वहाँ पर पता करने की कोशिश करती है। तो 2 एरियाज़ हैं जो पुलिस खंगालती है, एक है शिवाजी नगर और एक था देवनाड़ इलाका। 2 इलाकों के जो वोटर हैं, टोटल वोटर, वो लिस्ट मंगवाती है। तो उसमें जो टोटल वोटर्स की लिस्ट आती है वो आती है 3 लाख। आजकल क्या है, आजकल इलेक्शन बोर्ड के पास वोटर कार्ड के अलावा जो वोटर है उसकी फ़ोटो भी इलेक्शन कमीशन के पास होती है। तो वहाँ से उनको फ़ोटोज़ भी मिल गई, साथ में वोटर कार्ड भी मिल गया। अब इस बेस पर जब छटनी की जाती है, जिसको हम कहें शॉर्ट लिस्ट किया जाता है, तो जब 3 लाख में से शॉर्ट लिस्ट कर करके पुलिस को पता है कि पुलिस को एक बहुत बड़ा टास्क था ये, लेकिन पता तो करना था कि आखिर वो लाश है किसकी। तो जब उसको शॉर्ट लिस्ट किया गया तो उसमें से 100 नंबर ऐसे निकल के आए नाम से और बाकी सारी चीज़ें जो हैं उन सब चीज़ों से। तो 100 लोग ऐसे निकल के आए जिनको अब मैच करना था। अब 100 लोगों की जो फ़ोटो है, नाम है, एड्रेस भी वहाँ का जो प्रॉपर मतलब सराउंडिंग एरिया का है, तीनों चीज़ों को मिला के जब उसको शॉर्ट लिस्ट किया जाता है तो एक वोटर कार्ड पे पुलिस वालों की नज़र जाती है। जो मरने वाले का चेहरा मोहरा था वो एक वोटर कार्ड से मैच करता हुआ दिख रहा था। जब मैच करता हुआ दिख रहा था तो पुलिस को एक एड्रेस भी सामने आता है और उस वोटर कार्ड पर नाम लिखा हुआ था किरण वानखेड़े। तो ये पता लग गया कि अगर ये इंसान यही है तो इसका नाम किरण वानखेड़े है। अब किरण वानखेड़े जो है वो क्रिश्चियन किसी हिसाब से नहीं लग रहा था, लेकिन जो उसके हाथ में टैटू था उस हिसाब से ये लग रहा था कि ये क्रिश्चियन होना चाहिए। पर अब ये पहेली थी जिसको सुलझाना भी बाकी था। पुलिस क्या करती है, जो एड्रेस मिला हुआ था उस एड्रेस पर जाती है। जब उस एड्रेस पर जाती है तो वहाँ से एक बूढ़ी
अम्मा निकल के आती हैं, एक ओल्ड लेडी निकल के आती है और वो बताती है, वो पूछते हैं कि किरण वानखेड़े कौन है। तो वो लेडी कहती है कि मेरा बेटा है, जो कि काफ़ी दिन से लापता है और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरा बेटा कहाँ चला गया। अब चूँकि पुलिस वालों के पास उस लाश की तस्वीरें थी, जब वो लाश की तस्वीरें दिखाई जाती हैं तो उसकी माँ फूट फूट कर रोने लग जाती है और वो कहती है कि हाँ, ये मेरा ही बेटा है। तो पूछते हैं कि आपका बेटा जो है ये वानखेड़े लिखता है, तो ये क्रिश्चियन कैसे? तो उसकी माँ बताती है कि चूँकि जो इसकी एक गर्लफ्रेंड थी वो क्रिश्चियन थी, तो उसी के करके इसने होली क्रॉस जो बनाया था हाथ में, वो उसी के करके था। और चूँकि उसका जो नाम था वो बी से स्टार्ट था, तभी उसने बी से उसकी गर्लफ्रेंड का नाम और के से किरण, तो बी के नाम टैटू जो है वो लगवाया था। ये भी पता चलता है कि अभी इलेक्शन में उसने वोट भी डाले थे, तो तीनों चीज़ें कंफर्म हो जाती हैं। अब पुलिस वालों के पास डीएनए भी था, तो वो डीएनए भी मैच करवाती है और डीएनए मैच हो जाता है। तो ये कंफर्म हो जाता है कि जो किरण वानखेड़े है ये यही इंसान है जिस एड्रेस पर पुलिस पहुंची होती है। अब एक चीज़ तो पता लग जाती है, एक टीम तो अपना काम कर चुकी थी कि उस इंसान को एक आइडेंटिटी मिल चुकी थी कि वो इंसान जो है वो किरण वानखेड़े है और उस एरिए में वो रहता है। अब दूसरी चीज़ आनी थी कि जो नशेड़ियों पर काम कर रही थी, क्योंकि होता क्या है, पुलिस वालों के पास हर दिन इन्फॉर्मेशन आती है। तो ये जो नशेड़ी हैं या जो क्रिमिनल्स हैं, ये पहली बार क्राइम नहीं करते हैं, ये पहले भी बहुत बार क्राइम कर चुके होते हैं। लूटपाट की वारदात, पैसों के लिए किसी को लूटना, किसी को धमकी देना, और किसी की जैसे चेन स्नैचिंग हो गई, बहुत सारी चीज़ें। तो पुलिस वालों के पास ना उनका रिकॉर्ड्स रहता है और पुलिस वालों के खबरी भी होते हैं। तो जब वो खबरियों पे एक्टिव करते हैं और नशेड़ियों की जब शॉर्ट लिस्ट किया जाता है, तो उसमें से जो परफेक्ट उस एरिए में मैच करते हैं वो करते हैं 2 नशेड़ी, जिनका नाम था रफ़ीउल्ला अतीउल्ला कुरैशी उर्फ गुड्डू, और दूसरा था नियाज़ अहमद चौधरी उर्फ गंजा। तो ये दोनों जो है, दोनों को पुलिस जो है वो ज़ीरो इन करती है और दोनों को गिरफ्तार करती है। जब दोनों को गिरफ्तार करती है तो गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन लेकर आती है, और जब पुलिस स्टेशन लेकर आती है तो पहले तो दोनों आनाकानी करते रहते हैं कि हमने कुछ नहीं किया, हम कुछ भी नहीं जानते। लेकिन उसके बाद जब पुलिस अपने पर आती है तो कौन है जो अपना जुर्म कबूल नहीं करेगा? जुर्म वो कबूल कर लेते हैं और कहते हैं कि हाँ, हमने ही उसे मारा था, क्योंकि हमारे पास नशे के लिए पैसे ख़त्म हो गए थे और इसलिए हमें पैसे चाहिए थे। तो हमें सुबह सुबह वही दिखा तो हमने उससे पैसे मांगे। जब उसने पैसे नहीं दिए तो हमने उसको लूटने की कोशिश करी। जब उसने उसके बाद विरोध किया तो फिर हमने पास पड़े हुए पत्थर से उसके सर पर वार किया, और जब हमें लगा कि वो मर चुका है तो हम वहाँ से भाग गए। इस तरीके से पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, चार्जशीट फाइल करी, केस अभी कोर्ट में है। क्या डिसीजन आया है इसका अपडेट मेरे पास नहीं है, जैसे ही कोई अपडेट आएगा डेफिनेटली आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगी। तो ये थी पूरी वारदात, और ये थी कि एक स्याही के निशान से कैसे पुलिस ने पहली बात तो लाश का पता किया, पहली बात तो मरने वाले इंसान का पता किया, और दूसरी बात मर्डरर तक पहुंची कि मर्डर किसने किया। तो ये होता है जब पुलिस अपने पर आ जाती है और जब अपनी सूझबूझ का उपयोग करती है तो वो कैसे कैसे क्राइम सॉल्व करती है, कैसे कैसे क्रिमिनल्स को पकड़ती है, और कैसे कैसे जब पुलिस अपना दिमाग यूज़ करती है तो सीरियसली पता लगता है कि यस, उनसे ज़्यादा समझदार और कोई भी नहीं है। वो सही पोस्ट पर हैं और वो सही जगह पर हैं। तो ये थी पूरी वारदात। अब वारदात ख़त्म करूं उससे पहले सवाल जवाब का सिलसिला। कल मुझे कमेंट आए, मैं हमेशा बोलती थी मुझे सिर्फ एक कमेंट आता है राकेश जी का। राकेश जी का एज यूजुअली मुझे कमेंट्स आते हैं, और एक नहीं 2-2 कमेंट्स आते हैं। एक वो आंसर बताते हैं, दूसरा मुझे मोटिवेशन मैसेज करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच राकेश जी। और दूसरा मुझे कमेंट आया है दिगंता कलिता जी का, तो थैंक यू वेरी मच दिगंता कलिता जी। और आपने आंसर जो दिया है बिल्कुल करेक्ट दिया है, अभी मैं आंसर बताऊंगी। और तीसरा जो कमेंट आया है योगेश जी का, तो थैंक यू वेरी मच योगेश जी। कमेंट करते रहिए, ऐसे ही मुझे मोटिवेट करती रहिए, ताकि आपके साथ मैं नई नई जो है वारदात सुनाती रहूं और सचेत करती रहूं, क्योंकि हकीकत यही है कि मेरा मकसद बताना ही नहीं बचाना भी है। और वेरी फ्रेंकली क्राइम और मेरे और आपके बीच में फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम सावधान कितने हैं, हम सतर्क कितने हैं। सतर्क रहिए, सावधान रहिए। अब बात आती है
जवाब की मैंने कल आपसे एक जवाब पूछा था। अंधों का गांव, एक गांव है जहां पर इंसान तो अंधे हैं ही, लेकिन वहां के पशु पक्षी भी अंधे हैं। हाँ जी, और ये हकीकत है। और ये गांव कौन सा है और कहाँ पर है? तो उसका सही आंसर राकेश जी ने भी दिया है, दिगंता कलिता जी ने भी दिया है। आंसर है मैक्सिको में एक गांव है जिसका नाम है टिल्टेपक गांव। और इस गांव में इंसान तो अंधे हैं ही, लेकिन पशु पक्षी भी अंधे हैं। तो ये था कल के सवाल का जवाब। अब बात आती है आज के सवाल की। मेरा आज का सवाल है, ऐसा कौन सा जानवर है जो इंसानों से ज़्यादा पेड़ लगाता है? देखो, हरित क्रांति जो है ना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। हमेशा हम कहते हैं कि पेड़ लगाइए, पेड़ लगाओगे ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगी और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस रहेगा, ताकि हमारे लिए एक हेल्दी एयर जो है वो मिल सके। तो हम इंसानों को कहते हैं, लेकिन इंसानों से ज़्यादा पेड़ लगाने वाला एक जानवर भी है। आपने उस जानवर का नाम बताना है और मैं बताऊंगी कल के वीडियो में। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं फिर कल एक नई वारदात के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।